प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के मल्टीपल ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि वो ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं और हमें कैसे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। एंड ब्रीदिंग की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एयर मूव करती है हमारे लंग्स में या फिर रिमूव करवाई जाती है लंग्स में से। क्योंकि जो एयर हम लंग्स में लेके जा रहे होते हैं वो फ्रेश एयर है, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कम। और जो हमने लंग्स में से बाहर निकालनी है उसमें ऑक्सीजन क्या हो चुकी होती है कम एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुकी होती है ज़्यादा। तो फ्रेश एयर लंग्स में इसलिए भिजवाई जाती है सो डैट ब्लड को ऑक्सीजन दी जा सके और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पिक की जा सके। तो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हमने लंग्स में भेजी और जब वो एक्सचेंज हो जाता है तो उसको हमने लंग्स में से रिमूव करवाना होता है। एंड डेफिनेशन में ये चीज़ ऐड कर सकते हो आप, मोस्टली टू फ्लश आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इन ऑक्सीजन। एंड इस पूरे प्रोसीजर में जब एयर लंग्स में मूव करेगी तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ये है इनहेलेशन। और जब लंग्स में से बाहर रिमूव करवाई जाएगी उसे हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन भी कहते हैं। आज जस्ट हम ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट से एयर कैसे हमारे लंग्स में जाती है और जो लंग्स में एयर मौजूद है वो किस तरह से रिमूव करवाई जाती है इन्वायरमेंट के अंदर। एंड लंग्स के एल्वियोलाई से पिक करके पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इनहेल और एक्सहेल करने के लिए हमने यूज करने हैं दो और ऑर्गन्स। जो फर्स्ट हम यूज करेंगे वो है डायाफ्राम और सेकंड हम यूज करेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें से जो डायाफ्राम है ये स्केलेटल मसल्स की बनी हुई एक शीट है जो कि क्या करेगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। अगर ये कंप्लीट आपका ट्रंक का रीजन है जिसके ऊपर नेक और हेड वगैरह होंगे और यहाँ पे आपके लेग्स होंगी, तो ये अपर पार्ट जो होता है ये होता है थोरेसिक पार्ट और नीचे वाला होता है एब्डोमेन का पार्ट। इन दोनों के दरमियान इस तरह की एक शीट होती है जो कि स्केलेटल मसल्स की बनी होती है और दोनों की क्या करवा रही होती है, सेपरेशन। तो इस शीट को हम कहते हैं ये है डायाफ्राम। एंड डायाफ्राम की शेप हमने ऑब्जेक्टिव में आ सकती है क्या होती है, डोम लाइक। जब ये डायाफ्राम के मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स। लेकिन जब कभी इसके मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरह की शेप से थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, लेस डोम लाइक, जब इसके मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और ये याद रखिएगा इनको हम यूज करेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। इंटरकमिंग होता है बिटवीन कोस्टल मीन्स की रिब्स। अगर ये मेरा बेटा आपकी दो रिब्स में हाईलाइट कर दूं, ये फर्स्ट रिब है और ये है सेकंड रिब। इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं रिब्स के दरमियान। एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड ये जो दो रिब्स मैंने आपकी हाईलाइट की हैं इसमें से ये वाली आपकी साइड है वेंट्रल, जो फ्रंट साइड आपकी होती है, और ये वाली है आपकी डोर्सल साइड। और ये सपोज कर लें कि ऊपर रिब मौजूद है 12 पेयर्स में से और ये लोअर साइड पे किसी भी पेयर की हमने दो एक साथ जो रिब्स मौजूद है उनको हमने हाईलाइट कर दिया। तो अगर कोई इंटरकोस्टल मसल्स इस तरह से मौजूद हैं कि वो डोर्सल साइड की अपर रिब को अटैच करवाते हैं लोअर साइड के वेंट्रल पार्ट्स के साथ। ये वाली डोर्सल साइड्स हैं, बैक साइड है रिब्स की, और ये वाली फ्रंट साइड्स हैं, वेंट्रल साइड्स हैं। तो अगर कोई ऐसा मसल है जो कि अपर रिब की डोर्सल साइड को लोअर रिब की वेंट्रल साइड के साथ अटैच करवाएगा तो ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EICM। इसी तरह से जो इंटरनल कोस्टल मसल्स होते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है IICM। फर्स्ट आई है इंटरनल, ये वाला आई है इंटर, एंड C कोस्टल एंड M है मसल्स। तो IICM के मसल्स होते हैं, मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये ग्रीन कलर में है IICM और रेड कलर में है ये वाले EICM।
ये डोर्सल साइड पे अपर रिब से ओरिजिनेट होते हैं और वेंट्रल साइड पे लोअर रिब के साथ अटैच होते हैं। जो आईआईसीएम है ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से? लोअर रिब के डोर्सल साइड से और अटैच होते हैं कहाँ पे? अपर लिप की वेंट्रल साइड पे। इनमें से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर आज ही डिस्कस करेंगे। वाइल जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इसकी बात हम करेंगे जब हम मल्टीपल लंग कैपेसिटीज की बात करेंगे, जब हम फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। वाइल आज जब मैं आपको बताऊंगी तो ये वाले होंगे ईआईसीएम। ब्रीदिंग की फर्स्ट फेज को डिस्कस करते हैं जो कि है इनहेलेशन। एंड इनहेलेशन की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं ये है मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर कहाँ से? फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इनटू लंग्स। एंड इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। और सपोज करो ये मेरे पास एक कंटेनर है जो कि है लार्जर साइज का। इसको मैंने अटैच करवा दिया एक ऐसे कंटेनर के साथ जिसका साइज क्या है? स्मॉल। और इन दोनों के दरमियान ये हमने एक रॉड अटैच करवा दिया जहां से एयर अगर हम चाहें तो गुजर सकती है। और अभी हमने इनकी ओपनिंग्स जो हैं रॉड की क्या की हुई है? बंद की हुई है। और इसमें भी मैंने 1 लीटर गैस को प्लेस किया और इसमें भी 1 लीटर गैस को प्लेस किया। जिस कंटेनर का साइज बड़ा होगा वहां पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रही होगी तो इसलिए वो बहुत कम फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं कंटेनर की वॉल्स के ऊपर। लेकिन ये वाला जो कंटेनर है जिसमें हमने सेम अमाउंट रखी है गैस की 1 लीटर, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स को एरिया बहुत कम मिला है, वॉल्यूम कम है, तो इसलिए बहुत कंजेस्टेड प्लेस हुए होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर। तो कोलिजन मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है कंटेनर की वॉल्स के साथ। तो जितनी फोर्स वो ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम कहेंगे कि वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्रेशर की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक स्पेसिफिक एरिया पे एयर के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं उनसे हम कहते हैं एयर का प्रेशर है। तो जिस कंटेनर का एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे इसलिए वहाँ पे एयर का प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिस कंटेनर का साइज़ बड़ा है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम फोर्स अप्लाई करेंगे वॉल्स के ऊपर इसलिए वहाँ पे एयर का प्रेशर भी क्या होगा? लो। क्योंकि मैक्सिमम स्पेस मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, वो बहुत कंजेस्टेड प्लेस नहीं किए गए हैं। फोर्स जो अप्लाई करेंगे वॉल्स के ऊपर वो क्या होगी? कम होगी, एयर का प्रेशर भी कम होगा। तो ये रॉड क्या करता है? दोनों कंटेनर्स की गैसेस को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अगर हम रॉड की इन ओपनिंग्स को ओपन कर देंगे तो जो एयर है वो मूव करती है उस कंटेनर से जहाँ पे उसका प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा, उस कंटेनर की तरफ जहाँ पे उसका प्रेशर क्या होता है? कम। तो इट मीन्स कि जहाँ पे एरिया कम था वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है। जहाँ पे एरिया या वॉल्यूम कंटेनर का ज़्यादा था वहाँ पे एयर का प्रेशर कम है। तो जब भी हम 2 कंटेनर्स के दरमियान गैसेस को मूव होने में अलाउ करेंगे तो गैसेस मूव करती हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मीन्स के उस एरिया से जहाँ पे उनका प्रेशर था वहाँ पे ज़्यादा, उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनका प्रेशर क्या था? कम। तो ये वाला जो सिंपल प्रोसीजर है इसको याद रखिएगा, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में। अगर हम कहते हैं कि इन्हेलेशन में जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इनटू लंग्स और अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंपेयर कर लें इन कंटेनर्स के साथ तो कंटेनर में से जिसका एरिया कम था मीन्स कि जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा था वहाँ से एयर मूव की जहाँ पे एयर का प्रेशर कम था। तो इट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कंडीशन है वो ज़्यादा प्रेशर वाली होनी चाहिए है और हमारे लंग्स के अंदर जो कंडीशन है वो कौन-सी होनी चाहिए है? बड़े कंटेनर वाली जहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो लंग्स में एयर का प्रेशर कम करवाने के लिए और वहाँ पे एरिया ज़्यादा करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हेल्प ले सकते हैं डायफ्राम की एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। इन्हेलेशन के टाइम पे ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम मेरा बेटा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम डोम लाइक टू लेस डोम लाइक। अगर ये कंप्लीट आपकी बॉडी कैविटी को हाइलाइट कर दिया जाए जिसमें यहाँ पे नेक, हेड और आपके फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स मौजूद होंगे
और ये कंप्लीट बॉडी कैविटी के दरमियान सेंटर में यहाँ पे ये मौजूद है डोम लाइक डायाफ्राम। डायाफ्राम की अपर साइड पे जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं ये है थोरेसिक कैविटी, एंड जो लोअर साइड पे कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, उसे हम कहते हैं ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो जब मेरा बेटा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इस शेप से लेस डोम लाइक हो जाता है और थोड़ा-सा आपको स्ट्रेट होता हुआ नज़र आता है। डायाफ्राम पहले जो कि यहाँ पे था, अब आ चुका है यहाँ पे। तो इट मीन्स कि लोअर साइड पे आ रहा है, तो इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा लोअर साइड से थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़ जो कि इन्हेलेशन में हेल्प करती है और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करवाएगी, वो है मेरे बेटे इंटरकोस्टल मसल्स। और आपको पता है ये कौन से हैं? ये हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब मेरे बेटे ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो रिब्स हैं वो मूव करती हैं, एक तो आउटवर्ड बाहर की तरफ एंड सेकंड अपवर्ड ऊपर की तरफ। आप खुद भी इनहेल करके देख सकते हैं, जब आप सांस अंदर लेके जा रहे होते हो तो आपकी रिब्स जो हैं, एक तो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं और दूसरा वो ऊपर की तरफ भी मूव कर रही होती हैं। तो इट मीन्स कि मेरे बेटे अगर रिब्स पहले यहाँ पे थी, तो इन्हेलेशन के टाइम पे एक तो वो चली जाएँगी आउटवर्ड, और यहाँ से अगर हम रिब्स को हाइलाइट कर दें तो यहाँ से भी आपकी मूव करेंगी अपवर्ड। तो इट मीन्स कि इतना वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ, इतना वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ, तो हर तरफ से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना और लेस डॉम लाइक होना, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाना, एंड इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिब्स का मूव करवाना आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये दोनों मेरे बेटे क्या करते हैं? ये दोनों मिल के थोरेसिक कैविटी का, इट मीन्स कि ये जो हमारी बॉडी कैविटी की अपर साइड होती है, इसका एरिया क्या करवाती हैं? इंक्रीज। अगर ये थी आपकी थोरेसिक कैविटी और उसके अंदर लंग्स जो हैं वो प्लेस किए गए थे इस तरह से। अब थोरेसिक कैविटी क्या हो गई है? एक्सपैंड हो गई है। उसका एरिया क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया। तो अंदर मौजूद जो लंग्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। उसका एरिया भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर होता है या फ़ोर्स होती है लंग्स के ऊपर, वो कम लगती है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो गई है थोरेसिक कैविटी, तो अंदर मौजूद लंग्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से लंग्स क्या हो जाएँगे? एक्सपैंड। इट मीन्स कि उनका एरिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं, तो इनके अंदर जो एयर का प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है? कम। इस स्टेट में जब लंग्स ना तो इनहेल कर रहे थे, ना एक्सहेल कर रहे थे। लंग्स के इनर साइड पे और हमारे बाहर जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या था? सेम। और वो कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। और ये मिलीमीटर मर्करी में कितना बनता है? 760 मिलीमीटर मर्करी। तो 1 एटमॉस्फेरिक बोल दो, या फिर अगर इस यूनिट में कहना है तो बनेगा 760। तो हमारी बॉडी के आउटसाइड और लंग्स की इनसाइड प्रेशर क्या रहता है? इक्वल रहता है। जब लंग्स क्या कर रहे होंगे? रेस्ट कर रहे होंगे, ना इनहेल कर रहे हैं और ना ही एक्सहेल कर रहे हैं। बट जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड चली गई, एंड डायफ्राम डाउनवर्ड चला गया, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लंग्स भी क्या हो गए? एक्सपैंड हो गए। एंड एरिया इंक्रीज होने से आपने ऊपर पढ़ा था कि अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो लंग्स के एक्सपैंड करने से जो कंप्लीट आपने ब्रोंकियल इंटरकॉम पढ़ा था, उसमें एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? लंग्स के अंदर एंड ब्रोंकियल इंटरकॉम में एयर का प्रेशर हो जाएगा लो एज कंपेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो जब लंग्स के इनर साइड पे एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर लो हो गया है, तो फिर आपको पता है कि एयर मूव करती है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर इनटू एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कहाँ पे है? लंग्स में। हाई प्रेशर कहाँ पे है? हमारे इन्वायरमेंट में। अगर इन्वायरमेंट के अंदर 760 था, तो हमारे लंग्स के अंदर हो जाता है 758, 759 तक हो जाता है। तो इसलिए एयर मूव करती है from outside environment into lungs, जिसे हम कहते हैं ये क्या हुआ है? इनहेलेशन। और आउटसाइड इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर क्या था? ज़्यादा।
और हमारे लंग्स में क्या था, कम, और कम करने के लिए सब हमने चेंजेस किए थे। इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था एंड डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनकी पोजीशंस को चेंज किया था एंड थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या किया था, इंक्रीज। इनहेलेशन के लिए आउटसाइड का हमने बोला एयर प्रेशर क्या हो गया था, ज्यादा, और लंग्स में क्या हो गया था, कम। अगर यहाँ पे 760 मिलीमीटर मरकरी था तो यहाँ पे हमने बोला हो गया 758 और 759 मिलीमीटर मरकरी। तो इसलिए एयर मूव करती है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर इनटू एरिया ऑफ लो प्रेशर, जो कि है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इनटू आवर लंग्स। एक्सहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स होती हैं और इनके मसल्स के रिलैक्स करने से ये अगेन क्या हो जाता है, मोर डोम लाइक, मीन्स के ये अगेन कहाँ मूव कर जाता है, अपवर्ड। एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स, और इनके रिलैक्स करने से जो रिब्स हैं वो मूव करती हैं, एक तो इनवर्ड अंदर वाली साइड पे एंड सेकंड वो मूव करती हैं डाउनवर्ड लोअर साइड पे। एंड इन दोनों कंडीशंस की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, अगर यहाँ से डायफ्राम अगेन अपवर्ड चला जाए और रिब्स इनवर्ड चली जाएं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ से भी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ये अपवर्ड आ रहा है, और यहाँ से भी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ये इनवर्ड आ रही है। एंड इन दोनों एक्टिविटीज से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम आपको पता है डिक्रीज हो जाएगा तो लंग्स जो हैं वो रिक्वाइल कर जाएंगे, मींस के दोबारा से अपनी श्रिंक फॉर्म के अंदर या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो ये डिक्रीज होने से लंग्स क्या हो रहे हैं, रिक्वाइल, या आप लिख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या श्रिंक हो रहे हैं, क्योंकि अगर पहले इतना बड़ा एरिया था तो अब एरिया क्या हो गया है, छोटा, और अंदर लंग्स जो पहले रिलैक्स फॉर्म में थे अब वो बहुत इस तरह की शॉर्ट फॉर्म के साथ मौजूद हैं। जब लंग्स के अंदर का एरिया भी कम हो जाएगा तो वहां पे एयर का प्रेशर आपको पता है क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इनर साइड पे तो एयर मूव करेगी फ्रॉम इनसाइड ऑफ लंग्स टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, और इसे हम कहते हैं, ये क्या हुई है, एक्सहेलेशन। जब लंग्स में से एयर को रिमूव किया जाएगा एंड रिमूव करके दे दिया जाएगा किसको, इन्वायरमेंट को। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर आपने देखा कि एक्सहेलेशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो कि दो मेजर कंपोनेंट्स हैं ब्रीदिंग में, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। तो इसलिए हम एक्सहेलेशन को कहते हैं कि ये होता है पैसिव प्रोसीजर, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है और एनर्जी का यूज नहीं होता है, बॉडी रिलैक्स फॉर्म में वापस आ रही होती है। पीछे जो आपने इनहेलेशन देखा है वो क्या है, एक्टिव प्रोसीजर, बिकॉज इसमें दोनों मसल्स क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिएगा कि ह्यूमंस का इनहेलेशन है एक्टिव प्रोसीजर जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है दोनों मसल्स की, जो कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करवाएंगे, एंड एक्सहेलेशन है पैसिव प्रोसीजर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे लंग कैपेसिटीज को, और लंग कैपेसिटीज को डिस्कस करके हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा कि गैसेस कैसे एल्यूलर सैक से निकल के जाती हैं ब्लड में और फिर ब्लड से पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो दो लेक्चर्स रह गए हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक है लंग कैपेसिटीज एंड सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।